देखिए, दिल्ली में जल संकट जारी है। चिल्ला गांव में पानी के लिए लोग परेशान हैं, टैंकर से भर रहे हैं पानी। और तस्वीरें देखिए लगातार अलग अलग जगहों से आ रही हैं। अभी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। और इस बीच दिल्ली का चिल्ला इलाका, जहां पर अभी भी पानी की कमी से लोग जूझ रहे हैं और जो टैंकर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, टैंकर से लोग पानी भरने को मजबूर हैं। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि जो टैंकर का पानी है वो पीने योग्य होता नहीं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों को पीने के लिए अलग से बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं। एक गरीब आदमी जिसके ऊपर एक अलग भार और है, ये टैंकर से लोग पानी भरने को मजबूर हैं। दिल्ली में जल संकट लगातार जारी है। चिल्ला गांव की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चिल्ला गांव में पानी के लिए लोग परेशान हैं। और देखिए, आज सुबह की तस्वीरें, सुबह सवेरे किसी को काम पर जाना होगा, बच्चे अगर स्कूल जा रहे होते तो ज़रा सोचिए, छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ में नज़र आ रहे हैं। तो सोचिए कि किसी के लिए भी कितना बड़ा चैलेंज है कि सबसे पहले सुबह जाकर आपको पानी भरना है, और अगर आपने नहीं भरा तो फिर आप कैसे पिएंगे, कैसे आप बाकी के अपने और दिनचर्या के कार्य को पूरा करेंगे। बढ़ते खबरों में आगे, और आज से 2 दिवसीय यूपी एमएसएमई का आयोजन। योगी सरकार के कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। उद्यमों को नई टेक्नोलॉजी से कराया जाएगा रूबरू। तो योगी सरकार के कई मंत्री जो कि आज शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, 2 दिवसीय यूपी एमएसएमई का आयोजन, जिसमें योगी सरकार के कई मंत्री इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो 26 जून से ये शुरू हो रहा है, यानी कि आज से शुरू होगा। कार्यक्रम में योगी सरकार के कई मंत्री शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश एमएसएमई सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। लखनऊ में ये आयोजित होने जा रहा है। और आपको बताते चले कि राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली सरकार की नीतियों के अनुरूप ये कार्यक्रम एसएचएम कि विकसित भारत के लिए एमएसएमई दृष्टिकोण का हिस्सा है। और इस 2 दिन के सम्मेलन में एमएसएमई इकाइयों के प्रतिनिधियों और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच विषय आधारित चर्चा सत्र, खरीदार विक्रेता सम्मेलन, क्षेत्र आधारित गोलमेज चर्चा और उद्योग सरकार बैठकें और भारतीय एमएसएमई के लिए देश के प्रमुख बाजारों में पैठ बनाने की रणनीतियों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देश के कुटीर, लघु और मझोले उद्यमों यानी कि एमएसएमई और प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए अब ये आज से शुरू होने जा रहा है। और इसमें योगी सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे, यूपी में अगले महीने से रोजगार भर्ती का विज्ञापन। 13,000 से ज्यादा पदों पर जारी होगा ये विज्ञापन। आयोग भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। एएनएम के 4800, लेखपाल के 4700 पदों पर भर्ती होनी है। तो बड़ी संख्या में भर्ती होनी है और इसके लिए अगले महीने से ये जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। नोटिफिकेशन इस पर जारी होगा। 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन इस दौरान जारी किया जाना है। तो बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर यहाँ पर जो भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में वो शुरू होगी। 13,000 से ज्यादा पद होंगे जिन पर विज्ञापन जारी होगा, नोटिफिकेशन उनके लिए जारी किया जाएगा, जिसमें एएनएम के 4800 पद हैं, लेखपाल के 4700 पद हैं और ऐसे कुल 13,000 पद हैं जिनके लिए विज्ञापन जारी होगा। तो अगले महीने जो युवा है उनके लिए एक बेहतर मौका, एक अच्छा मौका, बम्पर वैकेंसी जो कि आने वाली है। 13,000 से ज्यादा पदों पर विज्ञापन इसके लिए जारी होना है। तो अगले महीने का इंतजार इसके लिए करना होगा। एएनएम के 4800 पद है, लेखपाल के 4700 पद है और कुल ऐसे 13,000 अलग अलग पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा अगले महीने। 13,000 से ज्यादा कुल ऐसे पद होंगे। तो बम्पर वैकेंसी जो कि अब निकलने वाली है, युवाओं के लिए अच्छा मौका ये हो सकता है। रोजगार भर्ती होने वाली है। रोजगार भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में अगले महीने निकलेगा। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में कांग्रेस पार्टी अब जुट गई है। आज हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक अहम बैठक बुलाई गई है आज, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद में अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। आज आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई है और हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर खासा चर्चा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता करते हुए नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। राहुल, प्रियंका, केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो लोकसभा चुनावों में अच्छा रहा, उसी के तहत आगे क्या कुछ खामियां रही उसके ऊपर काम करके आगे जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर एक स्ट्रैटेजी आज बनती हुई जरूर नजर आएगी। क्या कुछ इस मीटिंग में होता है ये देखना महत्वपूर्ण। नजरें लगातार बनी हुई है। देखिए, जाहिर तौर पर अभी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए जिसमें कांग्रेस का खाता 99 के आंकड़े के साथ में खुला,
तो इस आंकड़े से कांग्रेस बेहद खुश है। और अब जाहिर तौर पर देखिए, जब भी आपको एक अचीवमेंट आपको हासिल होती है तो आप अपने दूसरे जो टारगेट्स होते हैं, जो गोल्स रहते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में अब जुटती हुई नजर आ रही है। इस बीच आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जो कि आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे और सुबह के 8 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में चर्चा होगी, मुलाकात का कार्यक्रम है। तो आज जो राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में मुलाकात होगी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में। तो राजस्थान से भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा है। भजनलाल शर्मा आज पहुंच रहे हैं दिल्ली और यहाँ पर जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ में बैठक की चर्चा चल रही है कि जब वो दिल्ली दौरे पर रहेंगे तो इस दौरान में उनकी मुलाकात यहाँ शीर्ष नेतृत्व से होगी। एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है, उस तरफ देखिए राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में मुख्यमंत्री आज जयपुर से रवाना हो जाएंगे। लगभग सुबह 8 बजे का वक्त है, जब देखिए 8 बज चुके हैं क्योंकि, तो यानी अब से कुछ ही देर बाद उनकी दिल्ली रवानगी होगी। जयपुर से वो दिल्ली की ओर रवाना होंगे। जयपुर के सीएम पहुंच रहे हैं दिल्ली दौरा है उनका और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और ऐसे आज से तत्काल रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और जम्मू के शहर में 5 तत्काल रजिस्ट्रेशन सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की 5 शाखाओं में रजिस्ट्रेशन होगा। तो अमरनाथ यात्रियों के लिए ये खुशखबरी है, 5 जगहों पर अब तत्काल रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और देखिए, अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, सरकार ने इसे लेकर बैठक भी की थी और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से तत्काल रजिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर की बैंक की 5 शाखाओं में ये रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू शहर में 5 तत्काल पंजीकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं और इसके साथ ही टोकन केंद्र स्थापित होगा। टोकन पर निर्धारित डेट और रूट के हिसाब से तीर्थयात्रियों का तत्काल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो अमरनाथ यात्रा 2024 की तैयारियां लगभग खत्म हो चुकी है। आगामी दिनों में देश भर से शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। किसी कारण भोले के भक्त अगर दर्शन नहीं कर पाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते दर्शन के लिए, तो ऐसे में अब तत्काल पंजीकरण केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं और 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू शहर में 5 तत्काल रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं और इसके साथ ही एक टोकन केंद्र भी स्थापित होगा। टोकन पर निर्धारित डेट और रूट के हिसाब से तीर्थयात्रियों का तत्काल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो एक बड़ी खुशखबरी अमरनाथ यात्रियों के लिए, अमरनाथ यात्रा जो पहुंच रहे हैं बाबा भोले के दर्शन के लिए। और चलिए एक बार फिर से नजर अखबारों पर डालेंगे। सबसे पहले बात होगी पुरानी पेंशन पर, जो योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है सामने। 2005 से पहले भर्तियों पर पेंशन का लाभ इसमें मिलने वाला है। सभी नई पेंशन स्कीम के दायरे में रहेंगी। यूपी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक ली, उसमें बड़ा ये फैसला हुआ है। 2005 से पहले हुई जो भर्तियां थी उसमें पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। 2005 से लेकर उसके बाद जो भी भर्तियां हुई हैं वो सभी आएंगी नई पेंशन स्कीम के दायरे में। तो बड़ी बैठक योगी कैबिनेट की हुई, कई तमाम बड़े फैसले इसमें लिए गए। इसमें से एक बड़ा फैसला पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी है। 2005 के बाद जो भर्तियां हुई हैं वो नई पेंशन स्कीम में आएंगी, लेकिन उसके पहले जो भर्तियां हुई हैं वो इसके दायरे में नहीं आने वाली हैं। तो कुल ऐसे 44 प्रस्ताव रखे गए थे बैठक में, 43 इसमें से पास हुए हैं और इसमें से एक अहम प्रस्ताव पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर भी रहा। इस बीच बढ़ते हैं आगे, अगली खबर स्पीकर चुनाव को लेकर जेपी नड्डा का कांग्रेस पर एक बड़ा हमला सामने आया। दरअसल स्पीकर पद सत्ताधारी दल के पास होता है, ये जेपी नड्डा के द्वारा कह दिया गया है। कांग्रेस ने दोहरा मापदंड अपनाया है। नड्डा ने कहा कि कर्नाटक में सत्ता दल का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है और देखिए इससे पहले भी अगर हम नजर डालें तो डिप्टी स्पीकर पद और स्पीकर पद जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसी के पास रहा है। हालांकि इससे पहले भी इस पद को लेकर जो चुनाव है वो हो चुके हैं, जो दावेदारी है वो रखी जा चुकी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि कोई जीत नहीं पाया है। अब इस बार क्या कुछ होता है देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। देखिए जाहिर तौर पर इस बार क्या रहने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जैसा जिक्र किया कि लगभग 5 दशकों बाद ऐसा हो रहा है जब लोकसभा पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि या तो डिप्टी स्पीकर पद दो, और अगर डिप्टी स्पीकर पद नहीं दे रहे तो फिर हम अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। और फिर वही हुआ भी कि एक तरफ ओम बिरला, दूसरी तरफ के सुरेश। अब बात करते हैं, देखिए कि जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस खुद, अब बात आई राज्यों की कि अब आप राज्यवार बात करते हैं, राज्यों में आप भी डिप्टी स्पीकर पद दे दीजिए। तो कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, भाजपा शासित राज्यों के अंदर आप डिप्टी स्पीकर का पद हमको दीजिए, कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर हम आपको डिप्टी स्पीकर का पद देंगे। इस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक जिरह का विषय बन गया। बड़ी बात यह भी है जिसका देखिए जिक्र किया था कि ऐसा नहीं है कि ये परंपरा इससे पहले कभी टूटी नहीं।
1977 के बाद पहली बात तो ये परंपरा शुरू होती है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी पार्टियों को मिलेगा। उसके बाद में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने उस दौरान में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी पार्टियों को नहीं दिया गया। और ऐसे में सोनिया गांधी जब यूपीए का दौर आया, उस दौरान में सोनिया गांधी के हाथ में जब पार्टी की कमान थी, उस दौरान में ये फिर से सिलसिला शुरू हुआ और उस दौरान में अकाली दल को डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया था। अब इस बार की अगर बात करते हैं तो डिप्टी स्पीकर, देखिए जैसे चिराग पासवान ने कहा कि भाई पहले एक बार आप स्पीकर तो चुना जाने दीजिए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर पे बात करेंगे, लेकिन आप तो पहले शर्तें रख रहे हैं और शर्तों के तहत में काम नहीं होता है। तो आगे बढ़ते बात होगी उत्तर प्रदेश की। IAS सुहास एलवाई विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने। विश्व रैंकिंग के रिपोर्ट में भारत को टॉप पोजीशन मिली है। पहले स्थान पर IAS सुहास एलवाई आए। पैरा बैडमिंटन रैंकिंग में पहले स्थान पर आए सुहास एलवाई। यूपी के खेल सचिव हैं IAS सुहास एलवाई। इससे पहले नोएडा में भी कमान संभाली और यहाँ पर भी उन्होंने कमान संभाली है। अब उन्होंने नंबर 1 पर देश को पहुँचाया है। बैडमिंटन की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र में पैरा बैडमिंटन रैंकिंग में पहला स्थान भारत का हो गया। यूपी के खेल सचिव भी हैं IAS सुहास एलवाई, तो एक बड़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है। IAS सुहास एलवाई विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। पैरा बैडमिंटन में वो नंबर 1 खिलाड़ी हैं। विश्व रैंकिंग की जो रिपोर्ट है उसमें भारत को टॉप पोजीशन मिली है और पहले स्थान पर आए हैं IAS सुहास एलवाई। बढ़ते खबरों में आगे और देहरादून में रिश्वत लेते गिरफ्तार अधिकारी। GST असिस्टेंट कमिश्नर ने ली रिश्वत और 75,000 रुपए की रिश्वत लेते उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2015 बैच के PPS हैं शशिकांत दुबे और उत्तराखंड कर विभाग GST के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर शशिकांत दुबे को मंगलवार को 75,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार की और गिरफ्तारी के बाद उनके घर पर जाकर सर्चिंग भी की। उत्तराखंड विजिलेंस की टीम ने उन्हें देहरादून के लक्ष्मी रोड स्थित कार्यालय से घूस लेते गिरफ्तार किया है और शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक साल 2015 के PCS अधिकारी डॉक्टर शशिकांत दुबे के आवास पर विजिलेंस की टीम सर्चिंग कर ये पूरी कार्रवाई करती नजर आई है। तो 75,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2015 बैच के PPS हैं शशिकांत दुबे। तो रिश्वत लेते अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। 75,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ेंगे, एक और खबर आपको बताएंगे गुरुग्राम से, जहां पर टिकली गांव में 2 तेंदुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। गौशाला में जाते देखे ये 2 तेंदुए। कथित तौर पर 10 मवेशियों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। वन विभाग ने गौशाला प्रबंधन को निर्देश दिए हैं। दीवार बढ़ाने को लेकर यहां पर निर्देश दिए गए हैं ताकि जो तेंदुए हैं वो गौशाला के अंदर प्रवेश ना कर सके। ये फुटेज भी सामने आया है जहां पर टिकली गांव में तेंदुओं का आतंक देख सकते हैं आप। दहशत गांव में फैली हुई है। टिकली गांव में 2 तेंदुओं का आतंक देखने को मिला है और गौशाला के अंदर प्रवेश करते हुए ये तेंदुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 10 मवेशियों की मौत भी हुई है। कथित तौर पर ये जानकारी मिल रही है और अब वन विभाग ने गौशाला प्रबंधन को निर्देश दिए कि आप अपनी बाउंड्री वॉल को ऊंचाई में, हाइट में आप बढ़ाइए ताकि जो तेंदुए हैं वो अंदर प्रवेश ना कर सकें और जो गौशाला में जो पशु हैं उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। तो ये फुटेज सामने आने के बाद से काफी दहशत का माहौल है। वन विभाग एक्टिव मोड में अब नजर आ रहा है ताकि इन तेंदुओं पर लगाम लगाई जा सके। तेंदुओं का आतंक टिकली गांव में, गुरुग्राम से सटा हुआ ये गांव है टिकली, वहां पर देखने को मिला है और ऐसे में गौशाला के अंदर प्रवेश करते हुए ये तेंदुए नजर आए हैं। इस फुटेज के बाद वन विभाग भी एक्टिव मोड में, एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आता हुआ और कहना है वन विभाग का कि जो गौशाला की बाउंड्री वॉल है आप उसको बढ़ाइए ताकि अंदर प्रवेश ना कर पाए तेंदुआ। कथित तौर पर क्योंकि कुछ मवेशियों की मौत की जानकारी भी इसमें मिल रही है और ऐसे में तेंदुओं का आतंक गुरुग्राम के टिकली गांव से सामने आया। ये CCTV फुटेज भी सामने आया है। रात के वक्त का ये वीडियो है, फुटेज है जिसमें आप देख पाएंगे कि जो तेंदुआ है वो सर्कल में आप देख पाएंगे कि नजर आ रहा है। जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि 10 से 11 ऐसे जानवर हैं कथित तौर पर जिनकी मौत हुई है और उसी के बाद वन विभाग एक्टिव मोड में, एक्शन मोड में नजर आते हुए गौशाला को निर्देश दिए हैं कि आप बाउंड्री वॉल को और बढ़ाइए ताकि ऊंचाई में बढ़ाइए ताकि वहां पर तेंदुआ किसी भी तरीके से प्रवेश ना कर सके। जो पशु गौशाला में हैं उन्हें किसी तरीके की कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो। आप देख सकते हैं दहशत का माहौल काफी ज्यादा गांव में है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। और देखिए वन विभाग की टीम भी फिलहाल इस तेंदुए को ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है और एक्शन मोड में नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार ट्रांसफर पोस्टिंग के पूरे मामले की।
अब इस पूरे मामले में बिहार में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, एक्शन लिया गया है। चंद्रशेखर सिंह फिर से पटना के डीएम बनाए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना जारी कर दी गई है और बिहार की नीतीश सरकार ने आज कल मंगलवार को पटना डीएम सहित 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया था। अब इस फेरबदल में पटना के डीएम शीर्ष कपिल अशोक का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह पर चंद्रशेखर सिंह को एक बार फिर से पटना का जिला अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ साथ में सामान्य प्रशासन विभाग ने इन तबादलों की अधिसूचना जारी की है। तो बिहार ट्रांसफर पोस्टिंग के पूरे मामले में कुल मिलाकर 6 तबादले किए गए हैं। बिहार में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले फिलहाल एक्शन स्वरूप कर दिए गए हैं। तो देखिए, एक सामान्य प्रक्रिया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि राज्य सरकारों के हाथ में ही रहता है ट्रांसफर पोस्टिंग का, और ऐसे में सामान्य प्रशासन की अगर बात करते हैं तो उसमें तबादले में बिहार में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, जिसमें बिहार ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करते हैं तो चंद्रशेखर सिंह पटना के फिर से डीएम बने हैं। आगे बढ़ते बात होगी भारत बांग्लादेश सैन्य समझौते की, जिसने चीन की नींदों को उड़ा दिया है। हिंद महासागर में ड्रैगन का मंसूबा ध्वस्त हो जाएगा। बांग्लादेश पीएम ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत के ज्यादा करीब है बांग्लादेश कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है। भारत और बांग्लादेश ने शनिवार को अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें समुद्री सुरक्षा, महासागर, इकोनॉमिक, अंतरिक्ष और दूरसंचार क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इन समझौतों पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत का दौरा करने वाली पहली विदेशी नेता हैं। भारत बांग्लादेश के बीच हुए इन समझौतों को चीन के खिलाफ एक बड़े गठजोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत बांग्लादेश के देखिए रिश्ते मजबूत पहले से ही हैं। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार पीएम के तौर पर शपथ ली, तब भी यहाँ पर आती हैं शेख हसीना, और उसके बाद में अभी हाल ही में जब शेख हसीना आई तो कई ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत होते हैं। और हिंद महासागर में, क्योंकि हिंद महासागर में जो ड्रैगन लगातार अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, ऐसे में हिंद महासागर को लेकर जो भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ है, उससे चीन की जो नींदें हैं वो उड़ी हुई हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से चीन अब हड़पने की कोशिश करता है, भारत में घुसने की कोशिश करता है, उस लिहाज से देखा जाए तो कूटनीतिक तौर पर एक बड़ी कामयाबी भारत ने हासिल की, और भारत बांग्लादेश के जो रिश्ते मजबूत हैं उसके कारण से ही चीन की नींदें उड़ी हुई हैं। बढ़ते खबरों में आगे, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का स्टेटमेंट सामने आया। मंदिर के छत से पानी टपकने के आरोप नकारे गए हैं इसमें। और देखिए, पानी मंदिर के छत से नहीं आया है, ये निपेंद्र मिश्रा का स्टेटमेंट है। मंदिर निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी नहीं है। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने आरोप लगाया था, शनिवार आधी रात को हुई बारिश के कारण गर्भगृह में मंदिर के छत से तेजी से पानी टपक रहा था, और रविवार सुबह फर्श पर पानी भरा हुआ था। काफी मशक्कत के बाद मंदिर परिसर से पानी को निकाला गया। हालांकि निपेंद्र मिश्रा ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ये बातें छपी है या अखबारों में, या ये जो बातें निकलकर सामने आई है कि छत से बारिश का पानी टपका जिस वजह से गर्भगृह में या अन्य स्थानों पर पानी भरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद निरीक्षण किया है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से आपको खबर बताएंगे। आज संसद सत्र का है तीसरा दिन। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आज लोकसभा स्पीकर का क्योंकि चुनाव होना है, इसलिए आज का दिन बेहद खास। कल राष्ट्रपति दोनों ही सदनों को संबोधित भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी 28 जून को। आपको बता दें, पीएम संसद में देंगे मंत्री परिषद का परिचय। 1 से 3 जुलाई तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है। तो लोकसभा स्पीकर का आज चुनाव होना है। आज संसद सत्र का तीसरा दिन है और कल राष्ट्रपति दोनों ही सदनों को संबोधित करेंगी। तो ये दिन बेहद खास। और कल क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों ही सदनों को संबोधित भी करने वाली हैं।